बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्शन, जो कि चैप्टर 9 क्लास 9 का ट्रांसफ़र ऑफ हीट का टॉपिक है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट हमने ये पढ़ा हुआ है कि हीट जो होती है वो एक पॉइंट से दूसरे मेटल के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफ़र होती है, या फिर ज़्यादा हीट से ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में हीट ट्रांसफ़र होती है। अब जो हीट ट्रांसफ़र होने के मेथड होते हैं ना, वो हमारे पास 3 है। पहला हमारे पास है कंडक्शन, फिर हमारे पास है कन्वेंशन, और तीसरा हमारे पास है रेडिएशन। ठीक होगा सुन कि हीट जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह 3 मेथड में पहुंचती है। एक कंडक्शन है, अभी जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं सिर्फ हमारा कंडक्शन का टॉपिक है। तो आइए हम पहले कंडक्शन की तरफ बात करते हैं। तो कंडक्शन ये एक चीज़ याद रखनी है कि जो कंडक्शन होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के अंदर होता है। ठीक है, कंडक्शन सॉलिड के अंदर होता है। कन्वेंशन जो होता है वो लिक्विड के अंदर होता है, और लिक्विड और गैस, और ये वाला रेज की फॉर्म में होता है या वेव की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है हमने। तो पहले बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है, लेकिन ओनली सॉलिड मतलब मेटल के अंदर। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि हमारे पास ना एक लोहे का रॉड है। ये मैं सपोज करता हूँ मेरे पास ना लोहे का रॉड है। इसके अंदर सारे के सारे ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मेटल है और मेटल के अंदर में पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। राइट, ओके, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जब हम इसके एक एंड को हीटअप करना शुरू करते हैं, मैं सपोज कर लेता हूँ, ये मैं एक कैंडल बना देता हूँ कि हम इसको हीटअप कर रहे हैं। राइट, ठीक हो गया। इसको हम हीटअप करते हैं तो क्या होता है कि जो ये वाला मॉलिक्यूल होता है ये एनर्जी गेन करेगा। जब एनर्जी गेन करेगा तो ये बड़े एम्पलीट्यूड, अगर पहले मॉलिक्यूल एक छोटे एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है, तो जब एनर्जी गेन कर लेगा तो ये एक बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा, इस तरह से। ठीक होगा, यानी कि हम ये कहेंगे कि अब की बार इसकी वेलोसिटी एनर्जी गेन करने के बाद ज़्यादा हो चुकी है। अब एग्जांपल ले सकते हैं कि जो बंदा जो थोड़ी सी हिम्मत या ताकत रखता ना, अब एक क्लासरूम है, तो जो स्टूडेंट थोड़ी सी हिम्मत वाला है, ताकत वाला ना, तो यकीनन वो दूसरे को साथ ज़्यादा पंगा लेगा। कभी इधर उछल कर जाएगा, कभी उधर उछल, कभी इसको छेड़े, कभी इसको। क्यों? ताकत है ना उसमें, वो फुर्तीला है, वो एक्टिव है। ठीक है, तो इसी तरह जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी ना, वो बड़े एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा, तो वो टकराएगा दूसरे के साथ। अब अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफ़र करेगा, दूसरा टकराएगा तीसरे का साथ, वो अपनी एनर्जी तीसरे को ट्रांसफ़र करेगा। तो इसी तरह हम 1 बाय 1 टकराते जाएंगे और अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते जाएंगे, और ये दूसरे पॉइंट तक ये मूवमेंट होती रहेगी। ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि कंडक्शन जो मेथड होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, वो सॉलिड के अंदर होता है, और ये होता है ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन ऑफ एटम, क्योंकि कंडक्टर मेटल के अंदर एटम वाइब्रेट करते हैं, एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, ये याद रखना हमें। और ये होता है किसमें? ये सॉलिड मेटल में होता है। मेटल मतलब कंडक्टर जो सॉलिड होता है ये सिर्फ उसके अंदर होता है, और ये होता है ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन ऑफ एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लियर? चले, इसके बाद हमारे पास है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक टर्म के बारे में बात करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब क्या होता है कि जो हीट फ्लो होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिजिक्स के अंदर रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट है मतलब कहेंगे डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, किसका रेट है? हीट का। तो हम कहेंगे हीट को हम लिखते हैं क्यू के साथ, तो हम कहेंगे रेट ऑफ हीट या फिर ट्रांसफर ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तुम्हारे पास होगा रेट ऑफ हीट। अब जो रेट ऑफ हीट होता है मतलब जो हीट ट्रांसफर होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेटल के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वो डिपेंड किस पर करता है?
तो स्टूडेंट ये चीज़ आप याद रखें कि ये डिपेंड करता है तकरीबन 3 चीज़ों पर। तो पहला हमारे पास है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया पहले डिपेंडेंस है। किसकी डिपेंडेंस है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की। तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट प्रोपोर्शनल है एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया की। अब एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है? एरिया कौन सा होता है? ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। चलिए सपोज करते हैं कि हमारे पास ना ये एक है रॉड है और एक हमारे पास ये रॉड है। दोनों की लेंथ मैं सेम बनाता हूँ क्योंकि हम यहाँ पर लेंथ को डिस्कस नहीं कर रहे बल्कि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है 1, ये हमारे पास है 2। 1 के अंदर ये जो एरिया आपको ये वाला नज़र आ रहा है ये ज़्यादा है और 2 के अंदर ये एरिया कम है। ऐसे ही है। या फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास एक ये रॉड है और मेरे पास एक ये रॉड है। इस रॉड का जो आपको फ्रंट फेस नज़र आ रहा है ना, ये फेस दैट्स कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसमें आपको ये फ्रंट फेस नज़र आ रहा है दैट्स कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। दोनों में एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया किसका ज़्यादा है? इसका नहीं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। इसका सामने जो फेस नज़र आ रहा है वो ज़्यादा है, इसका कम है, राइट। तो जस्ट इमेजिन के हीट किस में ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी, ज़्यादा वाले एरिया में या कम वाले एरिया में? ज़्यादा एरिया तो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कम एरिया तो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कम है। तो ज़्यादा जो होगा वो ट्रांसफ़र होगी हीट उसमें जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन और वाइब्रेटरी एटम ज़्यादा है, तो वो इस वाले केस में। क्यों? इसका एरिया ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो सर हम कहते हैं कि जितना एरिया ज़्यादा होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट उतना ज़्यादा होगा। दूसरी डिपेंडेंस हमारे पास है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक हो गया। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर के अंदर कैसे डिपेंडेंस होती है इसकी? सपोज करते हैं कि एक हमारे पास है ये वाला रॉड है, ये एक रॉड 1 है, और मैं सपोज करता हूँ एक रॉड मेरे पास और है, वो रॉड मेरे पास 2 है। हम इस वाले केस में एरिया दोनों का सेम रखते हैं, हम बात करें लेंथ की। तो इसीलिए एक की लेंथ हमने कम बनाई और दूसरे की लेंथ हमने ज़्यादा बनाई। अच्छा, इसका ये ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है, इसका ये ए पॉइंट है, इसका ये बी पॉइंट है। दोनों को हम सेम टेम्परेचर पर हीटअप करते हैं, इसको भी इसको भी। इसको भी मैं 1 मिनट देता हूँ, इसको भी मैं 1 मिनट देता हूँ, और हमने जज करना है इसके दूसरे पॉइंट पर। पहला ये है, इसके एक पॉइंट पर इसको मैं हीटअप करता हूँ और मैंने देखना है कि इसके दूसरे पॉइंट पर हीट कितनी फ्लो करती है 1 मिनट में। इस तरह एक कंडक्टर 2 है, इसको जब हम हीटअप करते हैं एक पॉइंट को, तो हम देखते हैं कि इसके दूसरे पॉइंट बी पर हीट 1 मिनट में कितनी फ्लो करेगी, कितनी पहुंचेगी। ठीक है। जब हम इसको गर्म करते हैं पॉइंट ए को, 1 मिनट का टाइम है, तो आपके ख्याल में क्या हो सकता है? किस वाले केस में हीट जल्दी और ज़्यादा पहुंचेगी दूसरे एंड पर? ऑफ कोर्स उसमें जिसकी लेंथ कम है। ठीक है। तो हम कहेंगे कि जिसकी लेंथ जितनी कम होगी उसमें हीट उतनी ज़्यादा पहुंचेगी, राइट। और जिसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसमें हीट उतनी कम पहुंचेगी। इसमें पॉइंट बी पर कम हीट पहुंचेगी उतने ही टाइम में, और इस वाले केस में उतने टाइम में हीट ज़्यादा पहुंचेगी बी पॉइंट पर। 1 मिनट है ना, तो देखो अगर 1 मिनट में यहाँ पर हीट पहुँच रही है तो इस वाले केस में यहाँ तक पहुँचेगी 1 मिनट में हीट, बाकी जो उसके लिए और टाइम चाहिए होगा। तो हम कहेंगे जिसकी लेंथ जितनी कम होगी इसमें हीट उतनी ज़्यादा पहुँचेगी। तो इसमें कहेंगे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट। तो थर्ड जो डिपेंडेंस है इसकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की, वो है चेंज इन टेम्परेचर के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। कि देखिए दोनों पॉइंट में जितना टेम्परेचर का ज़्यादा डिफरेंस होगा ना, तो हीट उतनी ज़्यादा फ्लो होगी। जैसा कि गर्मियों के अंदर अगर हम एसी यूज़ करते हैं तो रूम का टेम्परेचर बहुत कम होता है, जबकि आउटसाइड पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। सपोज करते हैं कि चलो मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। इसको हम हीटअप कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर जी 50 डिग्री, यहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री, डिफरेंस कितना आया 40। इसका मतलब 40 जॉल की एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। अगर हम ऐसा करें, इसका 50 है और इसका है जी 40 इस एंड का टेम्परेचर,
तो डिफरेंस कितना होगा 10, तो इसका मतलब है कि 10 सेल्सियस का टेम्परेचर सिर्फ ट्रांसफ़र होगा, मतलब 10 एनर्जी सिर्फ ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कम है तो कम एनर्जी, डिफरेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी। तो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट उतना ज़्यादा होगा। तो हम कहते हैं कोई चेंज इन टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम तीनों को अगर कंबाइन करेंगे तो Q/T प्रोपोर्शनल है, Q/T ये हमारे पास प्रोपोर्शनल होगा, इन सबको इकट्ठा कर देंगे तो बन जाएगा A/L मल्टीप्लाई बाय डेल टी। ठीक हो गया। अब प्रोपोर्शन ख़त्म करने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट। Q/T इक्वल K A डेल T डिवाइड बाय L। सॉरी, ओके। अब हमारे पास है, अब जो K चीज़ है ना, ये जो K होता है ना, इसको हम बोल देते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक हो गया। K को हम बोल देते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अब K की वैल्यू को अगर मैं अलग करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा, इसको मैं यहाँ पर करते हैं, अगर K की वैल्यू को अलग यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी अगर हम निकालना चाहें तो L डिवाइड हो रहा है, ये इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और A और T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर का डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा K इज इक्वल टू Q/ΔT, इसको ऐसे रहने देते हैं, मल्टीप्लाई L नीचे है तो इधर ऊपर हो जाएगा, और ये A और ये ΔT। अब जो ΔT स्टूडेंट इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू को, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं L डिवाइड बाई A, और जो ΔT होता है हमारे पास ये होता है चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम कह सकते हैं T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये T2 माइनस T1, क्योंकि चेंज का मतलब होगा ना कि मतलब ज़्यादा में से कम को निकाल देंगे तो ΔT आ जाएगा। तो सुनिए, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन होगी थर्मल कंडक्टिविटी की। अब ये इक्वेशन हमें बता रही है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो होती है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है और उस कंडक्टर के अंदर होता है, जिसका देखिए ये एरिया है और ये लेंथ है, एरिया और लेंथ को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एरिया लेंथ वॉल्यूम। ठीक है, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी में बताती है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होती है वो जो किस कंडक्टर के अंदर होती है, जिसका उस कंडक्टर के अंदर होती है जिसमें किसी कंडक्टर के क्यूबिक मीटर पर, और जब उसके दोनों एंड के दरम्यान में डिफरेंस 1 केल्विन का होगा तब हमारे पास वो थर्मल कंडक्टिविटी होगी। क्लियर? ओके, थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड किस पर करती है? थर्मल कंडक्टिविटी ये डिपेंड करती है, याद रखना, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। एरिया लेंथ चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि वो जो एरिया लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है। ठीक है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक मटेरियल है, इसका एरिया हम कम कर देते हैं, इसको ऊपर से हम बारीक कर देते हैं, मोटा इसको बारीक कर देते हैं, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, अब इसके हम लेंथ भी कम कर देते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कम करने की वजह से इसके थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी? नहीं, मटेरियल तो वही है ना जो पहले था, मटेरियल चेंज नहीं किया मैंने। ठीक है, तो नेचर का मतलब है कि मटेरियल ही चेंज कर देना। अगर ये मटेरियल चेंज नहीं, इसको अगर मैं कट भी कर दूँ, हाफ कर दूँ, 2 हिस्से, मैंने 2 हिस्से कर दिए। ठीक है, ये एक मटेरियल है, मैंने 2 हिस्से कर दिया। अब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। जो थर्मल कंडक्टिविटी अब है वही थर्मल कंडक्टिविटी अब है। क्यों? नेचर सेम है, मटेरियल सेम है, लेकिन इसकी थर्मल कंडक्टिविटी और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी दोनों अलग अलग है। इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है। क्यों? मटेरियल की सेंस ही चेंज है, मटेरियल की नेचर ही चेंज है। राइट, तो ये हमारे पास है थर्मल कंडक्टिविटी, और थर्मल कंडक्टिविटी होती है कंडक्शन में। कंडक्शन क्या होता है? ऐसा तरीका होता है हीट के ट्रांसफर होने का जो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होता है, और वो होता है वाइब्रेटरी मोशन और इलेक्ट्रॉन की वजह से। राइट, थैंक यू।